आज यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर विजन है, इसका जो टेस्ट नंबर 4 है तो इसको डिस्कस करेंगे। 2066 ठीक है, 2066 टेस्ट ये है। और उससे पहले क्या था 2065, 2064, 2063, तो ये ऑलरेडी मैं 3 ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। ये चौथा टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो चौथा टेस्ट आपका यह GS3 से संबंधित है। ठीक है, GS3 में आपका कौन सा टॉपिक आता है? GS3 में आपका आता है जैसे कि आपका रहेगा इकोनॉमिक, कुछ रहेगा इकोनॉमिक का रहता है, साइंस टेक्नोलॉजी होता है, राइट, और आपका इन्वायरमेंट को कुछ टॉपिक रहता है। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं कि जो GS3 यहाँ से इसको डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें काफ़ी सारा क्वेश्चन इकोनॉमिक का होगा, राइट। देखो जो आपका जो GS3 है, GS3 जो होता है, GS3 जिसको आप पेपर 4 भी बोल सकते हैं, राइट। GS3 को पेपर 4 बोलते हैं क्योंकि आपका ऐसे वहाँ से लग जाता है, ऐसे पेपर 1 होता है, राइट। वैसे आपका GS3 ही बोलते हैं, जिसमें आपका आता है साइंस टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक है, और आपका जो कुछ टॉपिक कुछ पार्ट आपका रहता है इन्वायरमेंट का, राइट। तो आपका इसमें आता है। और ज़्यादातर जो नंबर कम रहता है लोगों का GS3 में ही मार्क्स कम रहता है। ठीक है, GS3 मार्क्स, क्योंकि जो आपका इकोनॉमिक यहाँ पे भी मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो आपको जो जितने पेपर करा चुका हूँ उसमें सबसे टफ आपको GS3 का यही लगेगा, यही पेपर लगेगा आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक है, ज़्यादातर लोगों को इकोनॉमिक इतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे कि मैं जो टॉपर थी, पहली टॉपर यहाँ पर थी अभी 2023 में, उनका मैं मार्क्सिट दिखा देता हूँ। उनका भी जो GS3 है उनका कितना मार्क्स है यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये जैसा कि आपको पता है IAS जो इशिता किशोर थी, ठीक है, इन्होंने पहली रैंक यहाँ पर हासिल की थी 2022 के लिए, अभी जो रिजल्ट आया है तो उसमें देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें कितना मार्क हुआ है। यहाँ पर देखो ऐसे का पेपर में 137 मार्क्स है। ठीक है, और जनरल स्टडी पेपर 1 में मतलब जनरल स्टडी का जो पेपर 1 GS1 है उसमें आपका है 121 में। ठीक है, GS2 में है 130, राइट। और जो GS3 का पेपर आप यहाँ देख रहे हैं, GS3 ब्रैकेट में पेपर 4, जैसे कि मैंने आपको बताया पेपर 1 आपको ऐसे बोलते हैं। अगर GS की बात करेंगे पेपर की, तो GS का पेपर ये 3 होता है। ठीक है, GS पेपर 3 का 88 नंबर देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 88 मार्क्स यहाँ पर आया है, राइट। तो देखो काफ़ी कम मार्क्स यहाँ पर, बाकी सब में देखो 137, 121, 130, 112, 147 इतना मार्क्स है, और यहाँ पर कितना 88, मतलब 90 से भी कम मार्क्स यहाँ पर। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा GS3 में यहाँ, राइट। यहाँ पे जो मैं जैसे कि मैंने आपको बता रहा हूँ यहाँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। थोड़ा सा टफ लगेगा बट कोशिश करना है कि अच्छे से समझना है इसको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बोला है, मुद्रा के विभिन्न कार्यों का उल्लेख करते हुए अन्य प्रकार की परिसंपत्तियों की तुलना में इसके लाभों का वर्णन करना है। ठीक है, तो इसको देखो बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि मैं क्वेश्चन कहाँ से इसको स्टार्ट करूँ। ठीक है, इकोनॉमिक के क्वेश्चन में ज़्यादातर यही होता है, तो मैं आपको सब बता देता हूँ। देखो पहला क्या बोल रहा है, मुद्रा के विभिन्न कार्य। ठीक है, तो क्या मुद्रा की जो नॉर्मली सा डेफिनेशन है, मुद्रा की जो परिभाषा लिखेंगे वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड बात में क्या लिखेंगे आप, सेकंड बात में मुद्रा के विभिन्न कार्य क्या हैं, पहले मुद्रा के बारे में बताएंगे, ये मुद्रा के कार्य क्या हैं, उसके बाद बताएंगे वो बताएंगे। उसके बाद बताएंगे इसमें जो मुद्रा की जो अन्य प्रकार की परिसंपत्तियां हैं, इसकी तुलना में जो लाभ हैं इनके जो मुद्रा के लाभ हैं उसकी तुलना में क्या है परिसंपत्तियों के लाभ की तुलना में, वो भी आपको यहाँ बताएंगे तीसरी बात में। और चौथी बात में आप इसके बाद निष्कर्ष बता देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आंसर को। देखो आंसर हमारा क्या रहेगा, आंसर में स्टार्ट करेंगे तो आप लिखेंगे मुद्रा एक आर्थिक इकाई है जो किसी अर्थव्यवस्था में लेन देन जो आपके प्रयोजनार्थ हैं उस विनिमय के समान तौर पर मान्यता प्राप्त जो माध्यम है उसके रूप में कार्य करती है। ठीक है, आर्थिक रूप से प्रत्येक सरकार की अपनी मुद्रा प्रणाली होती है। ठीक है, क्या प्रत्येक सरकार की अपनी एक मुद्रा प्रणाली होती है। तो हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डाल के आप नीचे लिखेंगे यहाँ पर मुद्रा के विभिन्न कार्य निम्नलिखित हैं। क्या क्या कार्य हैं, पहली हेडिंग उसके में भी पहले हेडिंग डालेंगे आप, उसमें डालेंगे विनिमय का माध्यम। ठीक है, इसका अर्थ है कि मुद्रा क्रेता और मुद्रा विक्रेता के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है, पहली हेडिंग है। ठीक है, सेकंड हेडिंग में क्या लिखेंगे, दूसरी हेडिंग में लिखेंगे सुविधाजनक लेखा की एक इकाई। ठीक है, ये हेडिंग पड़ेगी। उसमें लिखेंगे लगभग सभी वस्तुओं और गैर सेवाओं मूल्यों को मौद्रिक इकाई के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तीसरी हेडिंग में लिखेंगे व्यक्तियों के लिए मूल संचय रूप में कार्य करेगी, है ना, जैसे उसमें ये हेडिंग पड़ेगी व्यक्तियों के लिए मूल संचय रूप में कार्य करेगी, हेडिंग है। भविष्य के लिए धन संचय जो मुद्रा के रूप में किया जाता है उसे इस कार्य के लिए कुशलतापूर्वक निष्पादन के लिए मुद्रा का मूल्य में पर्याप्त होना, स्थायित्व होना आवश्यक माना जाता है। ठीक है, कीमतों के स्तर में वृद्धि होने से मुद्रा की क्रय शक्ति क्या है, घटती जाती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट डालना है। अगला चौथी हेडिंग में क्या लिखेंगे, विलंबित भुगतान का मानक। ठीक है, जो विलंबित भुगतान है उसका मानक क्या है वो लिखेंगे। इसका अर्थ है कि यदि मुद्रा वर्तमान में क्रय करने के उपयोग करने योग्य है तो उसे वर्तमान में क्रय करने हेतु भी स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, ये स्वीकार होना चाहिए जिसका भुगतान भविष्य में किया जाएगा, राइट। इतना हेडिंग लिखेंगे, आपका यहाँ से इतना ये पूरा होगा। उसके बाद लिखेंगे अन्य परिसंपत्तियाँ, जैसे कि यहाँ पर पूछा है इसमें कि उसकी तुलना के लाभ क्या है, जो अन्य परिसंपत्तियाँ हैं उसकी तुलना के लाभ पूछे हैं। ठीक है, तो लाभ क्या है आप यहाँ पर ही बताएंगे। उसमें लिखेंगे लाभ में, हेडिंग में लिखेंगे अन्य प्रकार की परिसंपत्तियों की तुलना में लाभ। उसमें हेडिंग डालेंगे आप, उसमें लिखेंगे तरलता। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग इसमें डालेंगे तरलता लिखेंगे इसके अंदर मुद्रा को परिसंपत्ति का सबसे तरल रूप माना जाता है जिससे अन्य प्रकार की परिसंपत्तियों के लिए सरलता से यहाँ पर विनिमित किया जा सकता है, ये लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे स्वीकारता, सेकंड हेडिंग स्वीकारता।
उसमें लिखेंगे विधिक निविदा होने के कारण मुद्रा किसी भी समय किसी के लिए भी स्वीकार्य होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली है, उसमें आवश्यकताओं को दोहराव की समस्या हेतु ये हुआ करती है। ठीक है, थर्ड हेडिंग डालेंगे, तीसरी हेडिंग स्थायित्व लिखेंगे। वस्तु विनिमय के मामले में ह्रास समान जो आपका ह्रास होता है मतलब हानि होती है, उसमें वस्तुओं का जो विपरीत होता है उसमें मुद्रा की अपेक्षा कई स्थायी तत्व उसमें होते हैं। ठीक है, हालांकि मुद्रा नोटों में मामले में मैले होने की दरें या ख़त्म होने जो सॉइल रेट्स हैं वो भी यहाँ पर इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, उसके बाद स्थिरता हेडिंग डालेंगे चौथी। स्थिरता क्या है? स्थिरता में लिखेंगे क्रिप्टो करेंसी के साथ तुलना करने पर मुद्रा अपेक्षाकृत स्थिर होती है। उदाहरण के लिए क्रिप्टो करेंसी से संबंधित अस्थिरता अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए अतिरिक्त जोखिम लाती है। ठीक है, इतना लिखेंगे। उसके बाद अगली हेडिंग है, अगली हेडिंग डालेंगे आप एक रूपता। ठीक है, एक रूपता क्या है? पाँचवीं या छठवीं जो भी हेडिंग है, एक रूपता में लिखेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय की जो परिसंपत्तियां हैं एक समान नहीं होती हैं। हालांकि किसी विशेष मूल्य वर्ग की मुद्रा, उदाहरण के लिए 10 रुपये, सभी समान आकार के माप के मूल्य के लिए बराबर होती हैं। ठीक है, अगला क्या है? पर अगली जो हेडिंग है जो भी रहेगी परस्पर विनिमय योग्य है ना, यह हेडिंग पड़ेगी। उसमें लिखेंगे 20 के नोट के अन्य जो मूल्य वर्ग हैं जैसे कि 10, 5 आदि के लिए आसानी से विनिमय किया जा सकेगा। राइट, हालांकि दूसरी ओर से जो विनिमय प्रणाली है उसमें क्या है, विनिमय हेतु ये पशु और परस्पर विनिमय योग्य हैं, उनके लिए यहाँ पर ये नहीं माना जाएगा। उनके लिए क्या है, जो परस्पर विनिमय है ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, और इसी में थोड़ा सा एक लाइन का निष्कर्ष लिखेंगे बाजार व्यवस्था में मुद्रा की उपस्थिति किसी देश की आर्थिक स्थिति की निर्धारक होती है और ये संबंधित केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित होती है। आप इतना लिखेंगे और आपका आंसर ऐसे पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, सेकंड जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें बोल रहा है आरबीआई के पास उपलब्ध मौद्रिक नीति के साधनों पर प्रकाश डालते हुए चर्चा कीजिए कि ये किस प्रकार न केवल वाणिज्यिक बैंकों के लिए बल्कि सरकार के लिए भी एक बैंकर के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर आपको देखो क्या दृष्टिकोण होगा इसको बताते हैं। देखो पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये किसके बारे में बोल रहे हैं, मौद्रिक नीति के बारे में बोल रहे हैं। तो क्या है, मौद्रिक नीति के बारे में आप बताएंगे, आप इंट्रोडक्शन देंगे अपना। ठीक है, इसका उसके बाद क्या करना है, सेकंड बात में आपको करना है आरबीआई के पास जो उपलब्ध मौद्रिक नीति है उसके साधन क्या हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है साधन है उसका उल्लेख करना है आपका। ठीक है, जो उपलब्ध यहाँ पर साधन है मौद्रिक नीति के उसके ऊपर उल्लेख कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसमें चर्चा करेंगे कि आरबीआई किस प्रकार न केवल वाणिज्यिक बैंकों के लिए बल्कि सरकार के लिए भी एक बैंक के रूप में कार्य करता है। तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, है ना, तब आप लिख पाएंगे आंसर। तो तीसरी बात ये हो गई, और चौथी बात में क्या आपका निष्कर्ष यहाँ पर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आंसर को देखते हैं। आंसर स्टार्ट करेंगे इससे पहले लिखेंगे यहाँ पर जो आपका इंट्रोडक्शन है, मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग के संबंध में नीति को संदर्भित करती है। केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई निम्नलिखित साधनों के माध्यम से मौद्रिक नीति लागू करती है। ठीक है, हेडिंग डालेंगे, हेडिंग लिखेंगे आपका जो परिणाम है लिख देता हूँ मैं, परिणात्मक साधन, ये हेडिंग डालेंगे। ठीक है, ये हेडिंग में आप क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, इसके अंदर एक हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे विधिक आरक्षित जो अनुपात होता है। ठीक है, विधिक आरक्षित अनुपात। ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास सामूहिक जो आपका चल निधि अनुपात होता है जिसको बोलते हैं एसएलआर। ठीक है, सामूहिक जो चल निधि अनुपात है, और नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर। ठीक है, सीआरआर के रूप में नगद भंडार की एक निश्चित राशि रखने की आवश्यकता होती है। इतना लिखेंगे। उसके बाद सेकंड हेडिंग में क्या लिखेंगे, इसी में सेकंड हेडिंग में लिखेंगे रेपो और रिवर्स रेपो दर। ठीक है, उसमें क्या लिखेंगे आप, रेपो और रिवर्स रेपो दरें वे दरें होती हैं जिनमें वाणिज्यिक बैंक क्रमशः दैनिक तरलता बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिभूतियों को आरबीआई से बेचकर या आरबीआई को बेचकर, ठीक है, या बोल सकते हैं उसको उधार देकर या धन उधार लेते हैं। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, या बेचते हैं, तो ये करते हैं उसमें। ठीक है, रेपो दर और रिवर्स रेपो, ये सब आप देखो, आप नॉर्मली इकोनॉमिक का जो आप जो कॉपी होगी, बुक होगी आपके पास, वहाँ से भी ये चीज़ आप निकाल सकते हैं। इसका रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का डिफिनीशन लिख सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, ओनली डिफिनीशन ही लिखा हुआ है यहाँ पर, परिभाषा लिखी हुई है। तीसरी बात क्या है, खुला बाजार परिसंचालन जो आपका हेडिंग लिखेंगे भी लिखेंगे, उसमें क्या लिखेंगे, इनमें सरकारी प्रतिभूतियों की एक मुफ्त खरीद और बिक्री की टिकाऊ जो चल निधि है वो यहाँ पर अवशोषित करना, ये दोनों यहाँ पर शामिल होती हैं। ठीक है, चौथी बात में लिखेंगे हेडिंग बाजार स्थिरीकरण योजना, बड़े पूंजी प्रवाह के माध्यम से उत्पन्न अधिक स्थायी प्रकृति की अधिशेष जो चल निधि है उसको अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों की बिक्री के जरिए अवशोषित किया जाता है। इतना पूरा कर देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे गुणात्मक साधन क्या है, आपने लिख दिया परिणात्मक साधन लिख दिया, ए नंबर मतलब जो भी हेडिंग थी ऊपर, और उसमें आप बी ए या 2 बी कुछ भी नंबर करके गुणात्मक लिख देंगे, गुणात्मक साधन। उसमें हेडिंग लिखेंगे गुणात्मक साधन में इन्हें आरबीआई मौद्रिक नीति के चुनिंदा साधनों के रूप में भी जाना जाता है। जैसे कि हेडिंग डालेंगे
साख की राशनिंग, ठीक है। आरबीआई विशेष रूप से वाणिज्यिक बैंकों को दी जाने वाली जो ऋण राशि है उसको सीमित करता है, ठीक है। सेकंड बात, सीमा अनिवार्यताओं में परिवर्तन। इसमें क्या लिखेंगे, सीमा जो अनिवार्यता है उसमें परिवर्तन करने से ऋण का आकार क्या होता है, परिवर्तित होता है। इस साधन का उपयोग आवश्यक क्षेत्रों के लिए जो ऋण आपूर्ति है उसमें प्रोत्साहित करने के लिए इसको अनावश्यक क्षेत्रों में परिवर्जन के लिए यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। ये लिखेंगे। नैतिक सलाह, हेडिंग है आपकी तीसरी, नैतिक सलाह। इसमें लिखेंगे नैतिक सलाह का तात्पर्य आरबीआई की जो वाणिज्यिक बैंक हैं उनको दिए गए सुझावों से है, जैसे कि मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान साख नियंत्रण करने में सहायता करता है, ठीक है। इस विधि के माध्यम से आरबीआई बिना कोई कठोर कार्रवाई के भारतीय जो बैंकिंग प्रणाली है उस पर दबाव बनाता है। तो ये आप लिखेंगे। देखो थोड़ा सा लैंग्वेज टफ है इसका इकोनॉमिक का, बट आपको क्या है, क्वेश्चन छोड़ कर तो नहीं आने ना, क्वेश्चन आपको सब लिखना है। कुछ चीज़ें जो हैं आपको अच्छे से पढ़ लेना है, वही बार बार क्वेश्चन में से पूछता है वो, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं पूछता है इसमें। अगला क्या है, अगला हेडिंग लिखेंगे आप, वाणिज्यिक बैंकों के लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है, जो ये लिखा था ना, तो उसके में क्या लिखेंगे हेडिंग में, उसमें लिखेंगे रिजर्व बैंक एकमात्र ऐसी संस्था है जो मुद्रा जारी कर सकती है, जबकि वाणिज्यिक बैंकों को अधिक जो साख नियंत्रण है उसमें सक्षम हेतु यहाँ पर धन की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में जो बाजार हैं उसका रुख रख सकते हैं या केंद्रीय बैंक के समझ जा सकते हैं, ठीक है। केंद्रीय बैंक विभिन्न साधनों जैसे कि चलनिधि, समायोजन सुविधा और सीमांत स्थायी सुविधा के माध्यम से निधियां प्रदान करते हैं, ये लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे सरकार के लिए बैंकर, जैसे कि आपको बताया सरकार के लिए बैंकर के किस लिए काम करती है, तो यहाँ पर लिखेंगे और नीचे हेडिंग डालेंगे सरकार के लिए बैंकर। उसमें लिखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई केंद्र सरकार के साथ सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों को, ठीक है, सभी राज्य सरकारों के लिए बैंकर और ऋण के प्रबंधक के रूप में कार्य करेगा। सिक्किम आपको याद रखना है, सिक्किम को छोड़कर, ठीक है। सेकंड पॉइंट में ये लिखेंगे इसी में, इसे भारत में प्रेषण अधिनियम जो आपका विनियमन है उसमें बैंकिंग लेन देन के प्रबंधन को कार्य को सौंपा गया है, जिसमें ऋणों को जारी करना तथा उनका प्रबंधन करना और सरकारों के अर्थोपाय अग्रिम को प्रदान करना, ये यहाँ पर इसमें शामिल है। इतनी बात लिखेंगे और आप यहाँ आपका आंसर पूरा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद निष्कर्ष डालेंगे। निष्कर्ष में क्या रहेगा, निष्कर्ष में रहेगा इस प्रकार आरबीआई वाणिज्यिक और व्यक्तिगत वित्त के साथ साथ बैंकिंग प्रणाली को भी प्रभावित करने वाली मौद्रिक नीतियों के प्रबंधन और निगरानी के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आपका पूरा हो जाएगा। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सार्वजनिक ऋण से आप क्या समझते हैं? उच्च सार्वजनिक ऋण को चिंता का विषय क्यों माना जाता है? भारत में संदर्भ में इसमें विवेचना करना है, ठीक है। तो दृष्टिकोण देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सार्वजनिक ऋण, ठीक है। तो सार्वजनिक ऋण का आपको क्या इंट्रोडक्शन देंगे, पहली बात। सेकंड बात में बताएंगे हाल ही में जो हमारी प्रवृत्तियाँ हैं इसकी जो रेखांकित की गई हैं, उच्च जो सार्वजनिक ऋण है वो क्या है, इसकी क्या समस्या है, जैसे कि यहाँ पर पूछा है उस सार्वजनिक ऋण की समस्या क्या है, ये आपको यहाँ से बताना रहेगा सेकंड पॉइंट में, ठीक है। थर्ड पॉइंट करेगा उसमें आपको निष्कर्ष दिखाना है कि क्या निष्कर्ष इसमें है। तो देखो दोनों बातें यहाँ पर बताएंगे कि क्या बात इसमें की गई है सार्वजनिक ऋण में और क्या उच्च सार्वजनिक ऋण है, इन दोनों की बात को देख के आप निष्कर्ष लिख देंगे, राइट। इतना लिखने के बाद आपको आंसर कहाँ से स्टार्ट करना है, इसको देखते हैं आंसर का उत्तर। इसमें देखो भारतीय संदर्भ में सार्वजनिक ऋण में केंद्र सरकार की कुल जो देयताएं हैं वो शामिल होती हैं, ठीक है, जिसका भुगतान भारत की संचित निधि से किया जाता है, राइट। कभी कभी इस पद का उपयोग केंद्र और राज्य सरकारों में समग्र देयताओं के रूप में संदर्भित करता है। सार्वजनिक ऋण को स्रोतों में भी दिनांकित सरकारी प्रभूतियाँ जीएसएस जिसको बोलते हैं, ठीक है, ट्रेजरी बिल या बाह्य सहायता का यहाँ पर अल्पावधि के लिए उदाहरण में शामिल होते हैं, इतना लिखेंगे। उसके बाद आप कुछ डाटा आपके पास अगर होगा तो डाटा लिख सकते हैं, वरना यहाँ पे आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, ठीक है। डाटा का मतलब जैसे कुछ बता देता हूँ मैं, 2011 ठीक है, 2011-12 में क्या है 51.8 से बढ़कर 2020-21 में कितना हो गया 58.8% हो गया, जो कि 14 वर्षों में उच्च स्तर पर है। कुछ डाटा आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, जैसा डाटा यहाँ पर दिया हुआ है, पहले इतना था और यहाँ पे इतना हुआ, ये डाटा था, ठीक है, लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, हेडिंग डालेंगे आप यहाँ पर बढ़ते हुए ब्याज भुगतान, उसमें लिखेंगे सरकार के बकाया ऋण पर निर्मित उधार ब्याज भुगतान के रूप में एक अन्य अपरिहार्य व्यय को जोड़ देगा, ठीक है। संप्रभु ऋण संकट जैसे कि क्या होंगे, ब्याज दरों की वृद्धि होगी, किसी देश के लिए अपना मौजूदा ऋण है उसमें वित्त पोषित करेगा, अधिक महंगा हो जाएगा जो आपका ऋण रहेगा, ठीक है। समय के साथ आय का जो उपयोग है वो सरकारी सेवाओं के लिए कम था तथा ऋण के भुगतान है तो यहाँ पर अधिक करना पड़ेगा, राइट, जैसे कि यूरोप में घटित हुआ था। इस प्रकार का परिदृश्य संप्रभु ऋण संकट का कारण बन सकता है, ठीक है, ये हेडिंग डालेंगे। उसके बाद अगला लिखेंगे, हेडिंग पर रहेगा मुद्रास्फीति दबाव, उसके अंदर क्या लिखेंगे, सरकारी व्यय में वृद्धि या करों में कटौती किए जाने से कुल मांग में वृद्धि होगी, जिससे क्या है, जिससे मांग में मुद्रास्फीति जनित में वृद्धि होगी, ठीक है। ये आपका यहाँ से ये हेडिंग पूरा हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे हेडिंग में भावी पीढ़ियों पर बोझ, जो आपकी भावी पीढ़ियाँ आएंगी उस पर क्या बोझ पड़ेगा, इसको लिखेंगे इसके अंदर। उसमें लिखेंगे ऋण को लेकर सरकार घटते बोझ को भावी पीढ़ियों को हस्तांतरित करेगी।
ऐसा इसलिए क्योंकि वर्तमान में लोगों को बॉन्ड जारी करने से ऋण प्राप्त करती है, ठीक है, तथा जो अर्थात जो यहाँ पर बाद में जैसे कि मान लीजिए 20 वर्ष के बाद करों को बढ़ाकर बॉन्ड का भुगतान करने के लिए निर्णय कर सकती है, ठीक है, तो कुछ भी कर सकती है यहाँ पर उस टाइप में। तो आप यहाँ पर अपना कुछ पॉइंट्स और डाल देंगे भावी वीडियो पर क्या बोझ पड़ सकता है आगे, राइट। अगला क्या है, ऋण वहनीता। ऋण लिख लेता हूँ, ऋण वहनीता। इसमें क्या लिखेंगे आप, इसमें आपको लिखना है प्रारंभिक घाटे में वृद्धि तथा ब्याज दर जो है उसमें वृद्धि के अंतर की गिरावट भारत में ऋण वैधता के संदेह को बढ़ावा देगा, ठीक है। राजकोषीय अंतराल हेडिंग पड़ेगी, उसमें क्या लिखेंगे, व्यापार राजकोषीय घाटा क्रेडिट रेटिंग के समझौते के बिना भावी प्रतिकूल आघातों को अवशोषित करने हेतु बहुत कम गुंजाइश यहाँ पर छोड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट रेटिंग लिखेंगे, क्रेडिट रेटिंग आपकी हेडिंग रहेगी, उसमें लिखेंगे जब ऋण को जोखिमपूर्ण स्तर तक पहुँच जाता है तो निवेशक समानता उच्च ब्याज दर की मांग करना आरंभ कर देता है। यदि देश के व्यय जिसमें व्यय करना जारी रखता है तो उसके बांडों में निम्न क्रेडिट रेटिंग क्या है प्रदान की जा सकती है, जो कि ये इंगित करती है कि कोई देश अपने ऋण का भुगतान करने के लिए कितना अक्षम होगा, ठीक है। ये हो जाएगा पूरा आपका। यहाँ से आप निष्कर्ष डालेंगे, निष्कर्ष में लिखेंगे भारत जैसी उभरती जो आपकी उच्च समृद्धि वाली अर्थव्यवस्था है उसमें सरकार को अवसंरचना एवं अन्य आवश्यक जो संसाधन है उसमें पर्याप्त वित्त आवंटन के माध्यम से विकास को बढ़ावा देगा, राइट। आवश्यक हो जाता है कि इसलिए सरकार को ध्यानपूर्वक सार्वजनिक ऋण की उस आकर्षक सीमा को खोजने के लिए आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर इतना बता सकते हैं इसमें हेडिंग। देखो इसमें निष्कर्ष में जो निष्कर्ष आपका रहेगा, निष्कर्ष आप कुछ भी बता सकते हैं निष्कर्ष में। देखो आप इतनी बातें बताएंगे, मैं अपने इस आंसर के हिसाब से निष्कर्ष बता रहा हूँ। आप यहाँ पर देखो जितना 2 3 बातें बताएंगे उन तीनों को जो पॉइंट्स निकलेंगे उसी को लेकर आपको निष्कर्ष बताना रहता है। निष्कर्ष मतलब ये होता है आप पेपर में जाके, पेपर में तो आपको नहीं बताऊंगा कि मैं क्या लिखना है, पेपर में आप जो आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, मेन बॉडी लिखेंगे, वो सब कंक्लूजन निकालने के बाद जो फाइनल आएगा वहाँ पे आप निष्कर्ष लिखेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर राष्ट्रीय आय लेखांकन का क्या महत्व है, किसी देश की जीडीपी को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की विवेचना कीजिए, ठीक है। वो दृष्टिकोण देखते हैं इसमें क्या है। इसमें देखो दृष्टिकोण आपका रहेगा राष्ट्रीय आय लेखांकन के बारे में पहला बताएंगे आप, राष्ट्रीय आय लेखांकन क्या है फर्स्ट बात में, ठीक है। सेकंड बात में आप क्या बताएंगे, सेकंड बात में बताएंगे इसका क्या महत्व है, उल्लेख करेंगे। सेकंड बात में भी थोड़ा सा बता देंगे राष्ट्रीय जो आय है उसका लेखांकन या परिचय बता देंगे, ठीक है। मुख्य बातें कुछ बता देंगे क्या है इसमें, इसी के बारे में ही। उसके बाद क्या लिखेंगे, किसी देश की जो जीडीपी है उसको प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं, ये थर्ड बात पे आपको बताना रहेगा, ठीक है। उसके बाद अपना निष्कर्ष रखेंगे। और राष्ट्रीय जो आय लेखांकन है और जीडीपी को प्रभावित करने, तो इन दोनों से जो पॉइंट आएगा, जो फाइनली निष्कर्ष निकल के आएगा, वो आप अपना निष्कर्ष में 2 लाइन डालेंगे, सिर्फ 2 से 3 लाइन, उससे ऊपर आपको नहीं डालना है। तो देखते हैं आंसर। आंसर में लिखेंगे राष्ट्रीय आय लेखांकन, ठीक है। तो एक संपूर्ण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधि को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों को, तकनीकों के जो संदर्भ हैं उसको संदर्भित करता है, ठीक है। ये अपना आप बताएंगे यहाँ से। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, उसके बाद आपको लिखना है किसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की सकल जो राष्ट्रीय उत्पाद है, ठीक है, जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है या निवल जो आपका घरेलू उत्पाद है एनडीपी जिसको बोलते हैं, राइट, तो इनसे यहाँ पर की जाती है। हालांकि क्या है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी विश्व भर में सर्वाधिक है उसमें स्वीकार यहाँ पर संकेतक होता है, ठीक है। इतना लिखेंगे। और आपका हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे यहाँ से राष्ट्रीय लेखांकन का महत्व, ठीक है, ये हेडिंग लिखेंगे। इसमें लिखेंगे, इसकी अंदर पहली हेडिंग होगी आपकी ए नंबर या कुछ शॉर्ट हेडिंग में डाल दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तुलना, ठीक है। क्या, अंतर्राष्ट्रीय तुलना। राष्ट्रीय आय लेखांकन राष्ट्रों की जो समृद्धि दर है उसमें विकास को मापता है, जिनका उपयोग विभिन्न देशों के जीवन स्तर की तुलना के लिए किया जाता है। ए हेडिंग या बी नंबर हेडिंग में लिखेंगे व्यावसायिक निर्णय। व्यावसायिक निर्णय में क्या लिखेंगे, यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के सापेक्ष योगदान का क्षमता को दर्शाता है, जो भविष्य के उत्पादन की योजना को बनाने के लिए व्यापारी वर्ग को मार्गदर्शन करते हैं। बी हो जाएगा। सी नंबर में क्या लिखेंगे, सी में लिखेंगे यहाँ पर नीति निर्धारण। यह अर्थव्यवस्था में आय और संसाधन के वितरण को रेखांकित करता है, जो सरकार के समानता लाने और राष्ट्र के विकास को सुनिश्चित करने हेतु संसाधन को उचित आवंटन में सहायता करता है, ठीक है। सी हो गई। डी हेडिंग में लिखेंगे आप नीति मूल्यांकन। आय लेखांकन विशिष्ट आर्थिक उपलब्धियों और विफलताओं की पहचान करता है, ठीक है, जो देश के लोगों को सरकार की नीतियों के मूल्यांकन करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो सी हेडिंग हो जाएगा। डी हेडिंग में क्या लिखेंगे, डी या ई जो भी हेडिंग रहेगी, वार्षिक बजट, ठीक है। तो वार्षिक बजट में लिखेंगे आप, ये आय और रोजगार की अस्थिरताओं को प्रभावहीन करने के लिए ऋण को कर नीति सहित सरकार की बजटीय नीति को आकार देता है। अर्थव्यवस्था में मंदी या मुद्रास्फीति रोकने के लिए सरकार घाटे या अधिशेष बजट को अपनाती है। ये आप पूरा कर देंगे, तो यहाँ से आपको ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद हेडिंग लिखेंगे आप, मेन हेडिंग, किसी देश की जीडीपी को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, ठीक है, वो लिखेंगे। तो ज़्यादातर ये क्वेश्चन आप जो कोई बुक या नोट्स होगा तो वहाँ पे
ये लाइन आपको देखी मिल जाएगी हेडिंग, ठीक है, वहाँ से भी आप पॉइंट निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या पॉइंट लिखेंगे, प्राकृतिक संसाधन, इसमें हेडिंग रहेगी ए नंबर हेडिंग, इसमें प्राकृतिक संसाधन, भौगोलिक अवस्थिति और प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला, लोहा, लकड़ी आदि की उपलब्धता जीडीपी के स्तर को प्रभावित करती है। सेकंड या बी नंबर पूंजी हेडिंग है, पूंजी समानता विशेष रूप से निवेश द्वारा निर्धारित की जाती है जो परिणाम स्वरूप लाभ के प्रदान के लिए हमारी राजनीतिक स्थिरता और जैसे कि अन्य कारक पर निर्भर करते हैं, ठीक है। सी हेडिंग में लिखेंगे श्रम और उद्यमिता, इसके अंतर्गत मानव संसाधनों की गुणवत्ता या उत्पादकता की उनकी संख्या में अधिक महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। श्रम शक्ति या नियोजन की शिक्षा, अर्थव्यवस्था, उत्पादकता, उत्पादन की क्षमता उसको क्या है प्रभावित करते हैं, ठीक है। अगला क्या है डी नंबर में हेडिंग में प्रौद्योगिकी, इसमें लिखेंगे अल्प स्तर पर प्राकृतिक जो संसाधन है उसमें राष्ट्रों के लिए यह कारक अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है जो प्रौद्योगिकी का विकास उत्पादन में आविष्कार या नवाचार करने के स्तर तक निर्धारित होता है, ठीक है। अगला क्या है ई नंबर डी नंबर कुछ भी हो गया हेडिंग में, उसमें लिखेंगे सरकार में लिखेंगे अपने नीतिगत हस्तक्षेप के माध्यम से सरकार कानून व्यवस्था को बनाए रखता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या है विशेष जो आपके विशेष अनुकूल व्यवसायीकरण है उसको भी यहाँ पर परिवेश प्रदान करता है, ठीक है। अगली हेडिंग क्या है राजनीतिक स्थिरता, एक स्थिर अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था संसाधन के उचित आवंटन में सहायता करती है। युद्ध, हड़ताल, सामाजिक अशांति, निवेश है ना, जो व्यावसायिक गतिविधियाँ ये सब क्या है प्रभावित होती हैं इससे। उसके बाद आप सीधा निष्कर्ष लिखेंगे, निष्कर्ष में लिखेंगे आर्थिक समृद्धि का अनुमान लगाने के लिए एक मापदंड के रूप में जीडीपी की आलोचना इस तथ्य पर की जाती है कि इसमें लैंगिक असमानता है ना, आय असमानता, निर्धनों की स्थिति जैसे मापदंड को परिलक्षित नहीं होते हैं। इन मापदंडों को ध्यान में रखने के लिए अन्य सूचकांक जैसे मानव विकास सूचकांक एचडीआई, जब का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है वो, लैंगिक असमानता सूचकांक जिसको जीआईआई बोलते हैं, ठीक है, या आदि का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। ये चीज़ आप यहाँ पर अपना पॉइंट को दिखा सकते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा बता भी सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको निष्कर्ष में ज़्यादा बताना नहीं है, ऊपर ही जितना बताना रहेगा बताएंगे वहाँ, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ से पूरा हो जाएगा आपका। पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन आपका है यहाँ पर जेंडर बजटिंग क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो जेंडर बजटिंग देखते हैं क्या है। जेंडर जो बजटिंग है क्या है, भारतीय संदर्भ में इसे संबद्ध चुनौतियों पर चर्चा करना है, ठीक है। तो जेंडर बजटिंग देखो क्या होता है, इसका दृष्टिकोण में क्या लिखेंगे आप, दृष्टिकोण इसका रहेगा जेंडर बजटिंग की अवधारणा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी देंगे, पहले आप क्या है जेंडर बजटिंग बताएंगे, ठीक है। सेकंड बात में बताएंगे इससे जुड़ी क्या यहाँ पर चुनौतियाँ हैं, ठीक है, क्या चुनौतियाँ हैं उसको प्रकाश डालेंगे। देखो कोई अगर छोटा सा क्वेश्चन कोई देता है आपको करने के लिए तो आपको क्या है उसके बारे में बताना है, उसके बारे में क्या चुनौतियाँ हैं, ठीक है, और क्या चुनौतियों को हम कदम उठा सकते हैं। तो इस टाइप से अपने मन से पॉइंट निकालने हैं, यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखता दिख रहा है, अपने मन से ये चीज़ लिखना है आपको, ठीक है। अपने मन में बात सोच के ये चलना है कि छोटा क्वेश्चन है, अगर पॉइंट नहीं क्रिएट कर रहा है वो तो अपने मन से सोचना है कि ये करने के बाद मैं क्या लिखूँ। ऑटोमेटिक आपका माइंड छोटे से क्वेश्चन देख के क्रिएट हो जाना चाहिए कि जेंडर बजटिंग क्या है और यहाँ पर इससे क्या जुड़ी चुनौतियाँ हैं, क्या इसमें कदम उठा सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, आगे की राय क्या होगी, तो ये सब अपने आप सब लिख सकते हैं, ठीक है। इतने में यही बता सकता था मैं कि ये आगे भी लिख सकते हैं, तो बाद में क्या लास्ट चौथे में आप निष्कर्ष लिख देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं आंसर को। देखो जेंडर बजटिंग बताएंगे आप क्या, जेंडर बजटिंग जो महिलान्मुखी बजट का तात्पर्य बजट की प्रक्रिया के सभी स्तर पर एक लैंगिक जो हमारे परिपेक्ष हैं उसमें शामिल करने और जेंडर विशिष्ट आवंटन के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए बजट राजस्व में एक व्यय पुनर्गठन करने से है, ठीक है। जेंडर बजटिंग के 3 उद्देश्य होते हैं, क्या क्या 3 उद्देश्य को देखते हैं, 1 2 3 3 उद्देश्य क्या क्या है। एक पहला क्या है राजकोषीय नियोजन में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देना, पहला हो गया। सेकंड क्या है इसमें जेंडर उत्तरदायी है उसको भागीदारी को बढ़ाना, उदाहरण के लिए जैसे बजट में तैयारी करना, महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए समान रूप से एक कदम उठाना। तीसरा क्या होगा लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाना। तो 3 यहाँ पर क्या होगा जो जेंडर बजटिंग है उसके 3 उद्देश्य होते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इसी में नीचे पॉइंट डाल के भारत की बजटिंग प्रक्रिया जेंडर उत्तरदायित्व बजटिंग के समेकन के लिए प्रयास में भारत जो सरकार है उसने केंद्रीय बजट 2005-06 में जेंडर बजटिंग विवरण प्रस्तुत किया था, ठीक है। आपको जरूर लिखना पड़ेगा कि कब प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। भारत में जेंडर बजटिंग को कारण अभी भी विभिन्न चुनौतियाँ इसमें बनी हुई हैं। हेडिंग लिखेंगे इसमें अपर्याप्त संसाधन, जेंडर बजटिंग का कुल हिस्सा अभी भी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 1% से कम है। उदाहरण के लिए वित्त वर्ष 2008-09 से वित्त वर्ष 2019-20 की अवधि में जेंडर जो आपका बजट है औसतन कितना जीडीपी का 0.7%, ठीक है, 0.7% है। अगला है निधियों का कुछ क्षेत्र है वो लिख सकते हैं या फिर ये छोड़ सकते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, अगला पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे कार्य पद्धति जो है उसकी अशुद्धियाँ क्या होती हैं, ठीक है। कार्य जैसे कि आप लिख सकते हैं इसमें कि अशुद्धियाँ देखेंगे जैसे कि लिंग विभाजित डेटा है ना उपलब्ध होता है,
फिर भी क्या विशेष रूप से संसाधन तक यहाँ पर हम लोग नहीं पहुँच सकते हैं, ठीक है। अधिक सूचना सर्जित करने की आवश्यकता होती है, ये लिख सकते हैं आप। अगला क्या लिखेंगे, जवाबदेही तंत्र। यद्यपि आप कुछ जैसे कि जेंडर बस्टिंग जारी करेंगे तो यहाँ पर क्या है, फिर महिला के लाभार्थी हैं उनके आवंटन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए कोई अनिवार्य रूप से यहाँ पर जवाबदेही तंत्र होना चाहिए, जो कि क्या है अभी नहीं है, ठीक है। इसके लिए अतिरिक्त संसदीय हस्तक्षेप की सीमाएं भी हैं, क्योंकि विधायिका जो है उसकी भूमिका बजट प्रक्रिया के माध्यम से निष्पादित होकर मात्र जो बजटीय है उसको अनुमोदन को निरीक्षण करते ही सीमित होती है, ठीक है। ये पॉइंट लिखेंगे अपने मन से। तुम्हें देखो कुछ पॉइंट्स आप निकालिए इसमें, ठीक है। जेंडर बस्टिंग पढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, करंट के कुछ पॉइंट डाल सकते हैं आप, राइट। उसके बाद लिखेंगे आपको जो जेंडर बस्टिंग है उसके प्रकोष्ठ क्या क्या हैं, है ना, क्या क्या यहाँ पर इसमें कदम उठाए सरकार ने, वो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या क्या शामिल किए गए, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिख सकते हैं इन उपायों की, जैसे कि कुछ उपाय हैं, इन उपायों को सुधार करने के लिए सरकार ने यहाँ पर कदम उठाए। राज्य स्तरीय जो है जेंडर बस्टिंग उसमें भी यहाँ पर रैंकिंग को सर्जन किया है, ठीक है। अगले पॉइंट में लिख सकते हैं बजट का आवंटन करने के लिए जो यहाँ पर खर्च है वो भी गवर्नमेंट को ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। और प्रभावों को मापने के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, वो भी कार्यक्रम जो है उनको भी यहाँ पर इसके द्वारा देखा जाता है, राइट। तो इस पॉइंट को आप सब पूरा जेंडर बस्टिंग के माध्यम से दिखा सकते हैं। पूरा जो प्रश्न है वो जेंडर बस्टिंग पे ही डिपेंड है, ठीक है। अगला क्या है, तो यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे अगला कि इस चुनौती के बावजूद जेंडर बस्टिंग एक ऐसा संस्थागत उपकरण है जिसने नीति निर्माताओं को यह आकलन करने की अनुमति दी है कि सरकार महिला सशक्तिकरण पर कितना व्यय करती है, राइट। और ये अपने लैंगिक समानताओं को लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक गंभीर प्रयासों को प्रतिबिंबित भी है। इस संदर्भ में भारत और को समय समय पर अपने दृष्टिकोण पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है, राइट। तो यहाँ से आप इतना लिखेंगे और आपका आंसर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन पूरे हो गए। मैं छठा क्वेश्चन दिखा देता हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में मुद्रास्फीति मांग जनित और लागत जनित कारक हैं उनको सविस्तार बताना है। तो यहाँ पर क्या है, देखो मैक्सिमम क्वेश्चन मुद्रास्फीति पर डिपेंड है, मुद्रास्फीति के मांग जनित पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये बताना है, थोड़ा सा रीड कर लेंगे मुद्रास्फीति के बारे में, तो मैं कल इसको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो थोड़ा सा देखो पॉलिटी है, GS 3 में आता है, ये थोड़ा सा टफ रहता है, राइट। तो आपको अच्छे से करना है, यानी कि टफ है तो उसको छोड़ देना है। कहाँ तक छोड़ेंगे, करीब यहाँ से 8 से 9 क्वेश्चन पूछता है पॉलिटी से, राइट। तो आपको अच्छे से तैयारी करना है इसका, एक एक टॉपिक का, ठीक है। बाकी मैं इसको कुछ टॉपिक और हाईलाइट करा दूंगा, क्या क्या टॉपिक इसके इकोनॉमिक के इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तैयारी करते रहिए, कोई डाउट है नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।